नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समुदाय के आधार के बारे में। आवश्यक तत्व जो एक समुदाय को बनाने के लिए चाहिए होते हैं, उनके विषय में। जैसे कि समुदाय का अर्थ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि समुदाय का अर्थ व्यक्तियों का एक समूह है जो कि एक निश्चित भूभाग पर रहता है। और अगर वो एक साथ में रहते हैं, एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं, तो उसमें उनका कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, बल्कि उनका एक सामान्य जीवन जीने के लिए वो इकट्ठे रहते हैं और उनका संपूर्ण जीवन उसी तरीके से व्यतीत भी हो जाता है। जो समुदाय है उसका जो अर्थ है, उसका अर्थ ही यही है कि साथ साथ मिलकर सेवा करना। साथ साथ मिलकर कार्य किस में किया जाता है? एक समुदाय में किया जाता है। तो ये था आपका समुदाय का अर्थ। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि जो इस वीडियो का हमारा टॉपिक है, समुदाय के आधार, उसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। किसी भी समूह के समुदाय कहलाने अथवा समुदाय के निर्माण के लिए 3 आधारों का होना बहुत ज़रूरी होता है, आवश्यक भी माना गया है। आपका पहला आधार होगा व्यक्तियों का समूह, आपका दूसरा आधार होगा भौगोलिक क्षेत्र, यानी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना भी इसमें आवश्यक है, और आपका तीसरा है सामुदायिक भावना। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, व्यक्तियों का समूह यानी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अब इसमें क्या होता है कि किसी भी समुदाय के लिए व्यक्तियों का समूह एक पहली आवश्यकता होता है कि जब तक आपको एक समुदाय बनाना है और अगर उसमें लोग ही नहीं हैं, व्यक्ति ही नहीं है, तो फिर आप वो समुदाय कैसे बनाओगे। तो इसीलिए किसी भी समुदाय को बनाने के लिए या गठन करने के लिए हमारी सबसे पहली जो आवश्यकता होती है वो होती है व्यक्तियों की। व्यक्तियों के बिना ना तो सामान्य जीवन की कल्पना की जा सकती है और ना ही सामुदायिक भावना की। जो हमारा सामान्य सामाजिक जीवन है, समाज किससे मिलकर बनता है? समाज भी व्यक्तियों से मिलकर बनता है, मनुष्य से मिलकर बनता है। तो इसीलिए हमें अपने सामान्य सामाजिक जीवन जीने के लिए भी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और सामुदायिक भावना के लिए भी। और जो व्यक्तियों का समूह है, उसी के कारण समुदाय के निर्माण के लिए उसको प्रथम आधार माना है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया। अब प्रत्येक समुदाय के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना भी आवश्यक होता है। अब भाई ग्रुप में लोग रहेंगे, है ना, तो उनको रहने के लिए किसी न किसी एरिया की ज़रूरत तो होगी, किसी न किसी क्षेत्र की ज़रूरत तो होगी। तो वही चीज़ यहाँ पर भी कही है कि प्रत्येक समुदाय के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना भी आवश्यक होता है। जब तक कोई समूह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास नहीं करता, तब तक उसे समुदाय नहीं कहा जा सकता। किसी गांव, नगर या राष्ट्र को इसीलिए समुदाय कहा जाता है कि इनमें से प्रत्येक का अपना अपना निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। अब जो लोग गांव में रह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, तो वो वहाँ पर उनकी एक कम्युनिटी बनी है। अभी जो लोग शहर में रह रहे हैं तो यहाँ पर इनकी एक कम्युनिटी बनी है। तो मतलब ग्रामीण लोगों का अपना एक भौगोलिक क्षेत्र है और शहरी लोगों का अपना एक भौगोलिक क्षेत्र है। अब कुछ लोग कस्बे में रहते हैं, महानगर में रहते हैं, नगरों में रहते हैं, ठीक वैसे ही प्रत्येक का अपना अपना निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। एक क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक साथ साथ रहने और जीवन की सामान्य गतिविधियों में भाग लेने से लोगों में अपनत्व की भावना पनपती है। अब जैसे भारत के जो प्रमुख आदिवासी समुदाय हैं, जैसे गोंड एक समुदाय है, मुंडा, खड़िया, बोडो, तो ये लोग क्या है कि अपनी अपनी समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं और जो भी इनमें एक्टिविटीज़ होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं या कुछ भी होता है, तो ये उसको साथ में सेलिब्रेट करते हैं, साथ में अपने दुख सुख को बांटते हैं। तो उससे होता क्या है कि अपनत्व की भावना जागृत होती है। वे इस समूह विशेष को अपना समूह समझने लगते हैं, अपना ग्रुप मानने लगते हैं। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक दूसरे के निकट रहने के कारण ही लोगों में अंतर्क्रिया की मात्रा बढ़ती है। अब अंतर्क्रिया की मात्रा बढ़ती है कैसे? अब जब उन्हीं के लोग उन्हीं के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, तो अपने दुख सुख बांटना या अपनी बातें शेयर करना उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। तो इसी तरीके से इनमें साथ में रहने से इनकी अंतर्क्रिया बढ़ती है, एक दूसरे से
कनेक्ट कर पाते हैं खुद को, तो जो सामाजिक संबंधों के निर्माण की दृष्टि से आवश्यक भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, सामुदायिक भावना, कम्युनिटी सेंटिमेंट। एक समुदाय में हमेशा क्या होता है कि हम की भावना होती है, हम की भावना के नाम से पुकारते हैं। समुदाय के निर्माण के लिए जो व्यक्तियों का एक समूह होता है, वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अलावा सामुदायिक भावना का उसमें होना भी अत्यंत आवश्यक होता है। अब जैसे एक समुदाय के लिए हमें, अभी हमने इसका पहला पॉइंट क्या पढ़ा था कि एक समुदाय के लिए व्यक्तियों के समूह का होना आवश्यक है। दूसरा हमने पढ़ा था कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना आवश्यक है। और अभी जो तीसरा है ये है कि सामुदायिक भावना का होना भी अत्यंत आवश्यक है। अब समुदाय की जो भावना है वो क्या है कि हम सब एक हैं, जो ये हमारा समुदाय है ये हमारा है, यह अन्य समुदायों से भिन्न है। भिन्न है का मतलब अपनी चीज़ को अच्छा बताना। जैसे हम बोलते हैं ना कि फ़ोन में कंपैरिजन कोई करता है तो यार नहीं तेरा फ़ोन बेकार है मेरा फ़ोन अच्छा है, ऐसे करके कि मतलब अपनी चीज़ को श्रेष्ठ दिखाने वाला। कि सुख दुख में भी हम सभी समान रूप से भागीदार हैं, कि अगर एक समुदाय के ऊपर कोई दुख आया है, कोई विपदा आई है, तो वहाँ के समुदाय के लोग क्या कहते हैं कि हम सुख दुख के भागीदार हैं, वो भी समान रूप से। हम सब दृढ़ता के सूत्र में बंधे हुए हैं आदि, ये सारी क्या है, सामुदायिक भावना है। अगर एक निश्चित समुदाय में या किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों में ये सामुदायिक भावना नहीं पनपती तो उसको हम समुदाय नहीं कह सकते। अब जब कोई लोग बहुत लंबे समय से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं इकट्ठे, तो साथ साथ कार्य भी कर रहे हैं और उनके जो दुख सुख है उसमें भी भाग लेते हैं, तो सामूहिक हितों के प्रति वो क्या है, जागरूक हैं। अब भाई एक कॉलोनी में आप लोग साथ में रह रहे हो, एक मोहल्ले में आप लोग साथ में रह रहे हो, ठीक है, काफी लंबे समय से रह रहे हो, 20-30 साल से साथ में रह रहे हो या 10 साल से साथ में रह रहे हो, तो एक समुदाय का क्या फर्ज बनता है कि अगर हम साथ में रह रहे हैं तो सुख दुख में भाग ले लेते हैं एक दूसरे के, तो सामूहिक हितों की प्रति जो है हम जागरूक रहते हैं कि भाई ये हमारे साथ रहते हैं, तो जब भी इन्हें हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो हम इनके लिए खड़े रहेंगे, या जब हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी तो ये हमारे लिए खड़े रहेंगे। तो ऐसे ही इसी को ही हम सामुदायिक भावना कहते हैं। एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहना, एक दूसरे के साथ खड़े रहना ही सामुदायिक भावना है। अब अगर मैं बात करूं सामुदायिक भावना की, तो सामुदायिक भावना के अंतर्गत प्रमुख 3 बातें पाई जाती हैं। नंबर 1, हम की भावना की अभिव्यक्ति। अब इसमें क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ वी फीलिंग, यानी हम की भावना व्यक्तियों को सुख दुख में साथ रहने और मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अब हम की भावना है ना, हमें हम की भावना यही सिखाती है कि हमें मिलजुल कर काम करना है, एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहना है, यही हम की भावना है। स्थानीय क्षेत्र विशेष के साथ एक विशेष लगाव भी पाया जाता है। वे अपने समुदाय के लोगों को अपना समझने लगते हैं, उनमें भाईचारे के साथ अपने रिश्ते को बनाते हैं। हम सब एक हैं और हम सबके हित भी सामान्य हैं और सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यही एक हम की भावना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर 2, योगदान या दायित्व निर्वाह की भावना, यानी रोल फीलिंग। सामुदायिक भावना का एक अन्य तत्व सदस्यों में समुदाय के कार्यों में सम्मिलित होने और योग देने की भावना है। समुदाय से संबंधित अनेक ऐसे सामूहिक कार्य होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए हमें किसी न किसी सहयोग की आवश्यकता होती है। अब बिना सहयोग के समुदाय के कार्य कैसे पूरे होंगे, क्योंकि जब बिना लोगों के समुदाय नहीं बनता तो फिर समुदाय के कार्य भी लोगों के बिना पूरे नहीं हो सकते। अतः विभिन्न सदस्य अपनी अपनी स्थिति के अनुसार अपनी भूमिकाओं को निभाते हैं और समुदाय के कार्यों में अपना योगदान देते हैं। सदस्यों की सहायता करना अपना दायित्व समझते हैं। ये पॉइंट्स बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है, इसीलिए मैं इनको इतना ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अगर आप इनको एक बार पढ़ेंगे समझेंगे ना, तो आप इसमें अपने वर्ड्स को भी ऐड ऑन कर सकते हो। बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर 3, निर्भरता की भावना, डिपेंडेंसी फीलिंग।
अब ये जो पॉइंट है इसमें ये बताया गया है कि जो सामुदायिक भावना के अंतर्गत निर्भरता की भावना आती है वो एक आवश्यक तत्व है। व्यक्ति अपने को एक दूसरे पर और संपूर्ण समुदाय पर निर्भर समझते हैं। उन्हें अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य लोगों के सहयोग पर निर्भर रहना पड़ता है। मतलब उनको कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अगर उनको कोई काम करना है या उनकी कोई आवश्यकता है तो वो उसको फुलफिल करने के लिए अपने ही समुदाय के लोगों पर क्या होंगे, डिपेंड होंगे, उन पर निर्भर होंगे। पारस्परिक रूप से निर्भर रहने की भावना सामुदायिक भावना को बढ़ाने में योगदान देती है। अब जैसे एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो भावना है सामुदायिक भावना, उसको क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। और ये मैं लाइन गलत बोल रही हूँ। अब पारस्परिक रूप से अगर कोई एक दूसरे पर डिपेंड है तो कहीं ना कहीं ये जो भावना है ये एक समुदाय की भावना ही है। अगर बात आधुनिक समय की जाए या वर्तमान समय की बात की जाए तो औद्योगिकरण, श्रम विभाजन और आपका नगरीकरण, यातायात और संचार के साधनों के विकास की वजह से या फिर भौगोलिक दूरी की वजह से क्या हो रहा है कि भौगोलिक दूरी में कमी आ रही है और उस वजह से क्या हो रहा है कि जो सामुदायिक भावना है उनमें भी कमी आती जा रही है और ऐसा विशेषतः नगरों में ही देखने को मिल रहा है।